नमस्कार। वक्त हो गया ये जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि दिन भर यानी मध्य प्रदेश में आज क्या क्या हुआ है। तो पहली जो बड़ी खबर है वो इंदौर से है। बावड़ी हादसे में 36 लोगों की मौत के मामले में एक अपडेट है। बावड़ी हादसे को लेकर इंदौर हाई कोर्ट ने सुनवाई की है। निगम और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब मांग लिया है। हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट भी तलब की है कि भाई आपने अब तक क्या क्या जांच किया है। 30 मार्च 2023 रामनवमी का वो दिन था, आपको ध्यान होगा। बहुत दुखद हादसा था और अब इस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बावड़ी हादसे में उस वक्त 36 लोगों की मौत हुई थी। आपको याद होगा वो दिन रामनवमी का दिन था और अब हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। निगम और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से और इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके कहा है कि आपके पास 4 हफ्ते हैं, 1 महीना है, आप जवाब दीजिए। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है उसकी रिपोर्ट को तलब किया है कि भाई आपने अब तक इसमें क्या क्या जांच की है, क्या सच पाया है, क्या कहां पे किसकी लापरवाही से हादसा हुआ है, गलती कहां हुई है। चूंकि 36 लोगों की मौत का कोई ना कोई तो गुनहगार होगा ना। कैसे उनकी जान गई, किसकी लापरवाही से जान गई। इसीलिए हाई कोर्ट ने पहले तो कहा है निगम और मंदिर ट्रस्ट आपके पास 4 हफ्ते हैं, जवाब दीजिए। और जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है कहा है कि रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए। अंशुल इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हमारे फोन लाइन पे है। आगे की जानकारी विस्तार से वो आपको देंगे। अंशुल। बिल्कुल, आपको बता दें इंदौर के स्नेहनगर स्थित बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में बावड़ी हादसे को लेकर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने नगर निगम और मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हादसा 30 मार्च 2023 को रामनवमी के दिन का है, जब हवन आरती कर रहे लोग बावड़ी की स्लिप धंसने से अंदर गिर गए थे और इसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। इंदौर हाईकोर्ट ने प्रशासन के वकील से यह भी पूछा है कि मार्च 2023 की घटना है, इसमें अब तक क्या किया गया है, गिरफ्तारी चालान का क्या हुआ है। चार्जशीट पर भी इसमें सवाल किए गए कि वो फाइल अभी तक क्यों नहीं हुई और मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट में इसमें क्या निकला है। इधर पीड़ित पक्ष के वकील जो है उन्होंने भी घटनाक्रम में प्रशासन की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कई मांगे की थी। हालांकि कोर्ट ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया है। बावड़ी हादसे में मृतकों के परिवार और घायलों को अलग अलग मुआवजा राशि दी गई थी। इसे लेकर भी हाईकोर्ट ने पूछा है कि यह राशि मंदिर ट्रस्टों से वसूली गई थी और अगर नहीं वसूली गई तो क्यों नहीं वसूली गई। साथ ही सरकार यह मुआवजा क्यों दे रही है, इस तरह के सवाल भी कोर्ट ने उठाए हैं। FIR, चालान और मजिस्ट्रियल जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के हाईकोर्ट ने जो है वो आदेश दिए हैं और अब जल्द ही सुनवाई जो इस पूरे मामले में होना है। हाईकोर्ट में तर्क के बाद जो है पूरे मामले में नोटिस जो है वो बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट और नगर निगम को जो है जारी किए गए हैं, जिसके बाद अब दोनों के जवाब का जो इंतजार है वह यहाँ पर किया जा रहा है। जी अंशुल, आपको क्या इस बात की कोई जानकारी लगी अधिवक्ताओं से बातचीत में कि नोटिस में किस बात का जिक्र है जो नोटिस निगम को और मंदिर ट्रस्ट को भेजी जा रही है? जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं उन्होंने जरूर कहा था कि बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि आरोप और FIR जो है वो ट्रस्ट के ही खिलाफ है। ट्रस्ट इस पूरे मामले में जिम्मेदार है, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। हालांकि CBI जांच की भी मांग जो है आज हाईकोर्ट में उठी थी, लेकिन फिलहाल इसे अभी हाईकोर्ट ने टाल दिया है और कहा है कि इसमें स्थानीय प्रशासन जो है वो पूरी जांच कर रहा है। जो पीड़ित पक्ष के वकील है उन्होंने जरूर आरोप लगाए कि स्थानीय प्रशासन की मिली भगत है। घटना के कुछ समय पहले ही प्रशासन ने ट्रस्ट को नोटिस दिया था और उसका आप जवाब देखेंगे तो धमकाने वाला था। ट्रस्ट ने धार्मिक भावना, अशांति का हवाला भी अपने जवाब में जो है वो दिया था। इसके बाद अब वापस से हाईकोर्ट में मांग उठी थी कि एक बार फिर से जो नोटिस है वह जारी किया जाना चाहिए और पूरे मामले की जो निष्पक्ष जांच है वो यहाँ पर किया जाना चाहिए। साथ ही मजिस्ट्रियल जांच को लेकर उसमें जो जांच हुई है उसका भी कोई जानकारी नहीं होने की बात जो है आज हाईकोर्ट में कही गई है। जी, तो बावड़ी हादसे को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई और उस सुनवाई में क्या क्या हुआ, एग्जैक्टली हुआ क्या कोर्ट के भीतर, वो हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने आपको बताया है। आपको ध्यान होगा बावड़ी हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी और इसी मामले में हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। पहली बात तो निगम और महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि आपको 4 हफ्ते के भीतर जवाब कोर्ट में सबमिट करने होंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि मजिस्ट्रियल जांच की जो रिपोर्ट है उसे माननीय हाई कोर्ट ने तलब किया है कि आप लाइए, इसे सबमिट कीजिए।
निगम और बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस का जवाब उनको 4 हफ्ते के भीतर देना है, यानी 1 महीने में इसका जवाब उन्हें देना होगा। 4 हफ्तों का वक्त दिया है। इंदौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में इसका जवाब मांगा है। अंशुल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से वकील थे, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? उन्होंने कुछ जानकारी आपको दी? जी बिल्कुल, पीड़ित पक्ष के जो वकील हैं उनका साफ ये कहना था कि इस पूरे मामले में जो एफआईआर हुई है उसके लिए ट्रस्ट जिम्मेदार है और ट्रस्ट के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसमें पूरा एक्शन जो है वो ट्रस्ट के खिलाफ ही लिया जाना था। घटना को लेकर के प्रशासन ने जो ट्रस्ट को नोटिस दिया था उसका जो जवाब आया था उसे लेकर भी पीड़ित पक्षों के वकील जो थे उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि उनका जो जवाब है वो पूरी तरह से धमकाने वाला था। उस जवाब में धार्मिक भावना और अशांति का हवाला देकर ट्रस्ट ने अपना पल्ला झाड़ने की पूरे मामले से कोशिश की थी। हालांकि नोटिस देने के 3 महीने बाद तो हैरानी की बात है ना अंशुल, कि जब आपको जवाब देना होता है तो आप पल्ला झाड़ने लगते हैं, और यही लापरवाही। बहुत शुक्रिया, इस खबर को आपने सबसे पहले ब्रेक किया है और अब आगे बढ़ने का वक्त हो गया है। अगली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है। अनाज की दुकान में आग लग गई है और ये आग केरोसिन की वजह से लगी है। अवैध तरीके से केरोसिन की यहां पर बिक्री हो रही थी, लीगल नहीं था। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये बुधवारा क्षेत्र की तस्वीरें हैं, हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल 7 बजे की 2 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर है। एक तरफ भोपाल की तस्वीर है जहां भोपाल का बुधवारा क्षेत्र है, और दूसरी तरफ ये आप ग्वालियर की तस्वीर देख रहे हैं। हत्या का फरार आरोपी पकड़ लिया गया है, ये गिरफ्तार हो गया है। आरोपी को उटीला के जंगल से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बड़ी खबर में पुलिस ने आरोपी का गांव में जुलूस निकाला है, यानी ये दिखाने की कोशिश की है कि अपराधी कितना भी बड़ा और शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ से वो दूर नहीं है। हत्या का फरार आरोपी गिरफ्तार हुआ है। और पहली खबर, केरोसिन के कारण से आग लग गई थी। ठंड की वजह से एक फैसला लिया गया, स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ है। इंदौर और भोपाल में सुबह 9 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। ठंड की वजह से स्कूल की टाइमिंग बदली गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। कलेक्टर ने आदेश जारी किया, चूंकि ठंड पड़ रही है इंदौर और भोपाल और तापमान गिरा है, इसलिए मजिस्ट्रेट ने निर्णय लिया है कि अब सुबह 9 बजे से क्लासेस चलेगी। ठंड की वजह से स्कूल की टाइमिंग बदली है। कलेक्टर ने यह आदेश जारी कर दिया है। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ और खबरें हैं, उसका भी रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव कई राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला है, जिनमें सबसे बड़ा नाम नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है। ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीट भी उनके लिए बेहद खास है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अकेले ग्वालियर चंबल संभाग में 85 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया है। अगर एक आंकड़ा उठा के देखेंगे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दौरे करने वाले नेताओं में अगर कोई था तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, दूसरे नंबर पर थे। तो जब ग्वालियर चंबल संभाग की तस्वीर इस विधानसभा चुनाव में बदली है, जिस अंचल में पहले राजा यानी दिग्विजय सिंह और महाराजा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की ताकत थे, इन्हीं चेहरों पर इस अंचल में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती थी। वहां इस बार राजनीतिक परिदृश्य बदला है और स्वाभाविक सी बात है कि किसका सिक्का चला और जनता ने किसके चेहरे पर वोट किया, ये तो 3 तारीख को क्लियर होगा और इनके राजनीतिक भविष्य पर भी सवाल होगा। अब आपको बालाघाट के तहसील से एक तस्वीर आई, उस ओर आपको लेके चलते हैं। यहां पर अस्थायी स्ट्रांग रूम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। दूसरी ओर अब यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी तूड़ पकड़ने लगा है। वीडियो में डाक मत पत्रों की हेराफेरी करके गिनती की जा रही है, जबकि वायरल वीडियो का सच यह है कि डाक मत पत्रों की विधानसभा के अनुसार
छंटनी की जा रही है, उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में जांच के बाद कुछ लापरवाही पाई गई है, जिसको लेकर नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भवेरी को निलंबित कर दिया गया। मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही करने के गंभीर एलिगेशन जिला निर्वाचन अधिकारी पर लगाए हैं। चुनाव के दौरान लोगों से बतौर चंदा 1 रुपए लेने वाले मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बची राशि के 50,000 रुपए सिविल हॉस्पिटल प्रबंधन को दे दिए। चेक के जरिए दिए गए रुपयों को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि वो ग्वालियर विधानसभा के सेवक हैं और जनता उनकी भगवान है। जनता ने ही उनको इस बार चुनाव लड़ाया है और इससे पहले भी चुनकर विधायक और मंत्री बनाया। ऐसे में जनता की दी हुई रकम का जनता के हित में उपयोग हो, इस सोच को लेकर चंदे की बची हुई राशि आज उन्होंने सिविल हॉस्पिटल को दे दी है। और जिस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, शासन प्रशासन पर सवाल उठाया था, उसमें एक बड़ा अपडेट यह है, यानी शहडोल कांड की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आज तीसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नारायण सिंह का बेटा पवन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पवन सिंह रेत परिवहन और भंडारण का काम देखता था। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के रेत भंडारण में भी छापेमार कार्रवाई की। मौके से 8 हाइवा और अवैध रेत जब्त की है। पुलिस ने अब तक कुल 4 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। जरा सोचिए, एक पटवारी की जान चली गई, उसके बाद हमारा प्रशासन जागा और ये सब कार्रवाई उन्होंने की है, वरना ये तो पता भी न चलता। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनके रहते निष्पक्ष मतगणना नहीं हो सकती है, इसीलिए उन्होंने ये डिमांड किया है। चूंकि इसी 29 तारीख को यानी कल जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और गोविंद सिंह चाहते हैं कि उनको हटा दिया जाए। अगर वो रहेंगे तो मतगणना सही तरीके से नहीं होगी, प्रभावित हो सकती है, ऐसा गोविंद सिंह का मानना है। वो नेता प्रतिपक्ष हैं, ये उनका आरोप है। अगर बात ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग ने 71 लाख रुपए की अवैध शराब पकड़ी है। विभाग ने 6 टीमों का गठन किया था और ये टीमें यही जांच कर रही थी कि कहां से शराब आ रही है, कहां से किस गाड़ी में पैसे आ रहे हैं, यही चेक करते थे। 385 मामले दर्ज हुए हैं, 262 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। न्यायालय में इन सभी को पेश किया गया है। इन मामलों में लगभग 3 लाख रुपए की पेनाल्टी भी लगाई गई है। असल में विधानसभा चुनाव में अवैध शराब, नशे और नकदी, जैसा कि मैंने बताया कि पैसे मिलने के मामले में ऐसी कार्रवाई की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विभागों ने अलग अलग स्तर पर कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने अपनी कार्रवाई के जो आंकड़े जारी किए, उनमें 9 अक्टूबर 2023 यानी आचार संहिता लागू होने से लेकर 26 नवंबर 2023 तक के ये आंकड़े हैं और इन दिनों 71 लाख रुपए के शराब पकड़ी गई है, जो कि पुलिस ने पकड़ी है। अब भोपाल में मतगणना के लिए पुलिस की पूरी तैयारी है और होनी भी चाहिए। 3 दिसंबर को 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी होगी। मतगणना स्थल पुरानी जेल के पास होगा। 72 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। कर्मचारी, अधिकारी और प्रत्याशियों के एजेंट के लिए अलग रास्ते होंगे। साथ ही पहली बार नई व्यवस्था बनाई गई है। 3 दिसंबर को मतगणना स्थल का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। निजी और सार्वजनिक वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा, यानी आप ना तो अपना निजी वाहन ले जा सकेंगे और ना ही कोई सरकारी वाहन जा सकेगा। इधर रायसेन के उदयपुरा कृषि उपज मंडी में किसानों के सब्र का बांध टूट गया। किसानों ने मंडी प्रबंधन और व्यापारियों पर धान की खरीदी बंद रखने का आरोप लगाया। गुस्साए किसानों ने उदयपुरा गाडरवारा मार्ग पर जाम लगा दिया, जिसके बाद दौड़े दौड़े तहसीलदार पहुंचे। तहसीलदार ने किसानों से बातचीत की और उन्हें मंडी में धान की तुलाई करने का आश्वासन दिया। किसानों का कहना था कि खुले में उनकी फसल भीग सकती है और ये तो बहुत सही बात भी है। इस दौरान किसानों ने मंडी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
एक तो इतनी मेहनत करके किसान अपनी फसल को तैयार करे और उसके बाद उसे रखने के लिए जद्दोजहद और मेहनत करें। पर जबलपुर से है। जबलपुर में दुकानों में गार्ड की नौकरी करने वाले राजकरण बरुआ ने कुछ वो करके दिखाया जो नाकामयाबियों से घबराने वालों के लिए एक बड़ी नजीर बन गई है। 5000 की नौकरी करने वाले राजकरण ने लगातार 25 साल एमएससी की परीक्षा दी और जो चाहा था वो पा ही लिया। राजकरण बरुआ ने आज 57 साल की उम्र में एमएससी की परीक्षा फाइनली पास कर ली। 25वीं कोशिश में एमएससी की परीक्षा पास करने वाले राजकरण बरुआ से हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे ने बातचीत की है। कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है और यदि आप जीवन में असफल होते हैं तो हिम्मत ना हारें। लेकिन ये बात कहने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। प्रैक्टिकली जब आप एक बार, दो बार, तीन बार असफल होते हैं तो कहीं ना कहीं एक निराशा मन में ज़रूर आ जाती है। इस वक्त हमारे साथ राजकरण बरुआ जी हैं जो कि पेशे से गार्ड हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और आपसे ही आपकी सफलता की कहानी जो 25 सालों की असफलता के बाद हासिल हुई है वो जानना चाहेंगे। 25 साल लग जरूर गया है पर मैं एक दो पेपर हर साल पास हो रहा था और इसी कारण हर साल लगता था कि निकल जाऊंगा, इसलिए मैं बार बार देता गया। फिर दिलो दिमाग में आपके क्या चल रहा था? वो कौन सा दिन था जब आपने सोचा कि आप एमएससी में डिग्री हासिल करेंगे और आपके ये जुनून कैसे पैदा हुआ आपके यहाँ कि एमएससी करके ही मानना है भले कितने साल लग जाए? सर असल में हमारे स्कूल में जहाँ मैं 12th तक पढ़ा, नवीन विद्या भवन ताल के पास, वहाँ के एक RS मिश्रा गणित के टीचर थे। तो वो शंकु का फार्मूला, गोले का फार्मूला, व्रत का फार्मूला लगाएं और सवाल हल करके दिखा दें। तो उनका गणितीय कला कौशल देख के मैंने उनको आदर्श माना। मेरे को गणित के प्रति रुझान जागा। तो ये अभी आपको डिग्री हासिल हुई है, 25 सालों में फेल होने के बाद आखिरकार एमएससी आप डिग्री होल्डर हो गए, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सर पास होने के बाद तो मुझे एक बहुत अच्छा खुशी हुई कि मतलब मैं गणित का टीचर का ओहदा तो पा गया, भले मैं गार्ड का कर रहा हूँ या बर्तन मांज रहा हूँ बंगले, पर मेरे अंदर एक VIP ओहदा तो बढ़ गया कि अपनी लाइफ में रिटायर की उम्र में भी गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ा पाया। तो मैं अपनी डिग्री को सफल समझूंगा। ये राजकरण बरुआ साहब हैं जो हमसे बातचीत में कुछ भावुक भी हुए, लेकिन इनकी उपलब्धियां जो है ये देखने में आपको कागज़ के चंद पुर्जे लगेंगे, लेकिन इसमें 25 साल की इनकी लगन, मेहनत, जज्बा और मेहनत छिपी हुई है जो इन्होंने हासिल कर लिया। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। हो सकता है कि बहुत लोगों ने इस स्टोरी को देखने के बाद आलोचना भी की हो, लेकिन 25 साल लग जरूर गए, लेकिन बंदे ने पास करके दिखाया और एमएससी में पास हुआ है, तो इसके जज्बे को सैल्यूट तो बनता ही है। तो बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक आखिरी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप सभी को देखना चाहिए। क्योंकि टाइगर स्टेट कहलाने वाला हमारा मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में नंबर 1 है। एक सच्चाई तो यह भी है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश भर में बाघों की मौत के जो ताजे आंकड़े जारी किए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। टाइगर स्टेट का तमगा पाने वाले राज्य मध्य प्रदेश का बाघों की सुरक्षा के मामले में सबसे बुरा हाल है। शिकार और बेमौत मरने वाले बाघों के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछले 11 महीनों में 37 बाघों की मौत हुई है। इन आंकड़ों में सामान्य मृत्यु के अलावा बाघों का आपसी संघर्ष और शिकार प्रमुख वजह है, जिसमें मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ शीर्ष पर है और कर्नाटक 563 बाघों के साथ दूसरे पर है। वहीं 560 बाघों के साथ उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। कब कब हुई बाघों की मौत? 3 फरवरी कान्हा टाइगर रिजर्व, 4 फरवरी फीमेल उमरिया रेंज के बाहर, 3 मार्च फीमेल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 12 मार्च फीमेल संजय दुबरी नेशनल पार्क, 22 मार्च फीमेल कान्हा टाइगर रिजर्व, 30 मार्च फीमेल कान्हा टाइगर रिजर्व, 1 अप्रैल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 3 अप्रैल मेल बांधव टाइगर रिजर्व, 5 अप्रैल फीमेल कान्हा टाइगर रिजर्व, 7 मई बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 9 मई पेंच टाइगर रिजर्व, 17 मई शहडोल नॉर्थ इलाके में बाहरी एरिया,
18 मई फीमेल बांधवगढ़, 22 मई पन्ना टाइगर रिजर्व, 4 जून मेल बालाघाट, 17 जून फीमेल कान्हा नेशनल पार्क, 17 जून मेल नौरादेही अभ्यारण्य, 6 जून अब्दुल्लागंज, 26 जून सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, 16 अगस्त फीमेल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 21 जुलाई मानपुर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 8 अगस्त मंडला सिवनी के बाहर, 9 अगस्त फीमेल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 31 अगस्त कान्हा नेशनल पार्क, 15 अक्टूबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 20 अक्टूबर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, 27 अक्टूबर चित्रकूट फॉरेस्ट डिवीजन, 1 नवंबर छिंदवाड़ा सर्कल, 8 नवंबर पन्ना टाइगर रिजर्व, 15 नवंबर शहडोल जैतपुर रेंज। इसके लिए वन्य प्राणी और टाइगर एक्सपर्ट मध्य प्रदेश वन विभाग और टाइगर अथॉरिटी के अधिकारियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। तो वहीं सत्तासीन बीजेपी इसे सामान्य बता रही है। मध्य प्रदेश जो टाइगर स्टेट कहलाता है उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाघों की मौत में वो पिछले 12 साल से नंबर 1 है। इन मौत में अधिकतर प्रकरण शिकार के हैं। 2 टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ और पेंच, इनमें फील्ड डायरेक्टर पदस्थ नहीं है, अतिरिक्त प्रभार से काम चल रहा है। तो लापरवाही है, असंवेदनशीलता है। जिन 37 डेथ की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उस फिगर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन क्या वो टेरिटोरियल फाइट है या वो नेचुरल डेथ है, इन पर ध्यान देने की होती है। यदि वो पोर्चिंग के शिकार के जरिए मृत्यु है तो निश्चित तौर पे और ज्यादा चिंता का विषय है। फिलहाल टाइगर स्टेट का दर्जा पाने वाले मध्य प्रदेश के लिए बाघों की मौत एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके भी बाघों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल यानी IBC 24 एक खास कॉन्टेस्ट लेकर आ रहा है। इसके तहत आप न्यूज बुलेटिन देखकर सौगात जीतने का मौका पा सकते हैं। रोजाना हर घंटे सियासत से जुड़े दिलचस्प सवाल पूछे जाएंगे। 1 से 3 दिसंबर के बीच सुबह 7 से रात 11 बजे के बीच कुल 45 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों के सही जवाब देने वालों का लकी ड्रॉ निकाला जाएगा और आपको इनाम दिया जाएगा। आप अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9644572999। 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।